इंटरनेट जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये कैसे काम करता है? आज दुनिया भर के समंदर के नीचे बहुत सारी इंटरनेट केबल्स हैं, जहां से सभी देशों का डेटा ट्रैवल करता है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का काम सिर्फ चंद देशों और मुट्ठी भर कंपनीज के हाथ में है, जिस वजह से यूएस और चीन के बीच ये जंग चल रही है कि कौन ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट केबल्स को कंट्रोल करेगा। क्या है ये वॉर, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इंटरनेट केबल्स किस कदर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको फ्रांस के शहर मार्सेली में मौजूद केबल लैंडिंग स्टेशन से मिल सकता है, जो दुनिया की 95% इंटरनेट ट्रैफिक से जुड़ा हुआ है। ये स्टेशन 16 मेजर अंडर सी केबल से कनेक्टेड है, जो हांगकांग से लेकर सिंगापुर, इंडिया, ओमान, इजिप्ट, नाइजीरिया, यूके, पुर्तगाल और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से जुड़ी हुई है। दुनिया में इस तरह की कुल 1400 लैंडिंग साइट्स हैं, जो इस तरह की 500 अंडर सी केबल से जुड़ी हुई है। अब क्योंकि ये सब आपस में इतने इंटरकनेक्टेड है, इससे एक बड़ा खतरा ये पैदा होता है कि अगर एक भी केबल के साथ छेड़छाड़ करके उसका डेटा कोई देश चुराना या ट्रैक करना शुरू कर दे, तो उनके हाथ में नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज से लेकर टॉप सीक्रेट डिफेंस डॉक्यूमेंट्स और हाई लेवल डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस भी लग सकती है। फिर चाहे चीन की बनाई गई अफ्रीकन यूनियन की बिल्डिंग में रिकॉर्डिंग और लिसनिंग डिवाइसेस का पाया जाना हो, या फिर हवाई और टिकटॉक जैसी चाइनीज कंपनीज पर बार बार चीन के लिए जासूसी करने के आरोप। चीन कई बार दिखा चुका है कि वो इस डेटा में काफी इंटरेस्टेड है, इसीलिए सभी वेस्टर्न देश इस वक्त किसी भी हाल में चीन को इस इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जून 2017 में ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ निक वॉर्नर को सोलोमन आइलैंड की राजधानी होनाइरा जाना पड़ा था। दरअसल 2003 से ऑस्ट्रेलिया इस देश की सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि इसे एक फेल्ड स्टेट करार दिया गया। 2017 में ऑस्ट्रेलिया का काम खत्म हो चुका था और वो अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को लेकर वापस जा रहे थे। लेकिन उससे पहले निक वॉर्नर ने सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री मानासेह सोगावारे से एक मीटिंग की, जिसमें एक 4500 किलोमीटर की नई फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने की बात हुई, जो कि होनाइरा को सिडनी से जोड़ने का काम करती है। ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था और इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन फिर अचानक से खबर आती है कि इस प्रोजेक्ट का काम सोगावारे ने चीन की कंपनी हवाई को दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये चिंता की बात थी, क्योंकि 2013 में एडवर्ड स्नोडेन नाम के एक हैकर और एक्टिविस्ट ने एनएसए और सीआईए के लिए काम करते हुए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे, जिसमें बताया गया था कि किस तरह अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हवाई जैसे हार्डवेयर का इस्तेमाल करके इन इंटरनेट केबल्स को ट्रैप किया करती थी। और अब ऑस्ट्रेलिया को डर था कि अगर चीन इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा तो सोलोमन आइलैंड के अलावा उनके अपने देश का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात ये रही कि जल्द ही करप्शन और लाइब्रेरी के चार्जेस के कारण एक नो कॉन्फिडेंस वोट में सोगावारे की सरकार गिर गई और उनके अगले प्रधानमंत्री रिक होनिपवेला ने हवाई को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हटा दिया और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया। इसके बाद 2019 में सोगावारे फिर से सरकार में वापस आए, जिसके बाद उन्होंने चीन के साथ अपने सिक्योरिटी रिलेशंस मजबूत किए, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया। इसी तरह के बाकी उदाहरणों के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ अपने पड़ोस की ओर देखना है। इन इंटरनेट केबल्स में से एक केबल है सेफ, जिसे साउथ अफ्रीकन फार ईस्ट केबल भी कहते हैं। इस केबल के साथ भारत, मलेशिया और साउथ अफ्रीका समेत कुछ और देश भी जुड़े हुए हैं, यानी इन देशों का सारा इंटरनेट इसी एक केबल से होकर गुजरता है और फिर ये केबल जाकर बाकी इंटरनेट केबल से जुड़ जाती है। अब चाइनीज लोगों ने ये देखा कि ये केबल मॉरिशस के पास के बाइडू जैकोटेट के पास से होकर निकलती है। चीन ने 2015 में मॉरिशस से कहा कि वो यहाँ पर एक नई ब्रांच केबल बनाना चाहते हैं, जो मॉरिशस को इस सेफ केबल के साथ जोड़ देगी और मॉरिशस का इंटरनेट भी यहाँ से पास होने लगेगा। भारत सरकार ने मॉरिशस की इस केबल पर कुछ सवाल उठाए और उनसे ये परमिशन भी मांगी कि हमारे इंटेलिजेंस और टेक्निकल स्टाफ को इस केबल को इंस्पेक्ट करने के लिए भेजा जाए। इंडियन टीम जब वहां पर गई तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ ज्यादा सस्पिशियस वहां नहीं पाया, लेकिन जून के महीने में मॉरिशस में एक स्कैंडल खड़ा हो गया
जिसमें इस केबल से जुड़े एम्प्लॉय ने रिजाइन करने के बाद मीडिया को बताया कि जो इंडियन टीम वहां गई थी, शायद उन्होंने भी वहां पर अपने ट्रैकिंग डिवाइसेस फिट कर दिए। ये बाद में एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था और उनके प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ पर भारत की मदद करने के लिए रूल्स के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया था। पर आप सोलोमन आइलैंड और मॉरिशस के एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि चीन पर डेटा चुराने और जासूसी के इल्जाम लगना कोई नई बात नहीं है। पर यह होता कैसे है? दरअसल ये केबल्स हजारों किलोमीटर तक फैली होती है, लेकिन हर 60 से 70 किलोमीटर पर जाकर इसके सिग्नल्स वीक होने लगते हैं, जिस वजह से वहां रिपीटर नाम का एक डिवाइस लगाया जाता है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन रिपीटर्स को रिग करके जासूसी की जा सकती है। जहां एक तरफ ये खतरे हैं, दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है कि इस समय इंटरनेट केबल्स बिछाने वाली कंपनीज बहुत ही रेयर है। इन सबमरीन केबल्स को बिछाने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि दुनिया में सिर्फ 50 ही है। इसीलिए हम इस मिसट्रस्ट के बावजूद कभी कभी अमेरिकन कंपनीज को चाइनीज केबल्स को रिपेयर करने के लिए बुलाया जाता है, और चाइनीज कंपनीज की मदद भी दूसरे देश बीच बीच में लेते रहते हैं। इससे पहले कि दुनिया समझ पाती कि ये केबल्स आने वाले समय के जासूसी के लिए कितना बड़ा टूल बन सकती है, चीन ने अपना काम पहले ही शुरू कर दिया था। 2000 के दशक में हवाई जैसी कई चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज ने पापुआ न्यू गिनिया और कैरेबियन में केबल्स इंस्टॉल करने का काम शुरू कर दिया था, और 2015 आते आते उन्होंने अपना डिजिटल सिल्क रोड प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने नेटवर्क को तेजी से एक्सपेंड किया और देखते ही देखते दुनिया का 15% मार्केट कैप्चर कर लिया गया। अमेरिका के लिए ये एक वेकअप कॉल था, और ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान चीन का विरोध और भी मुखर तौर पर होने लगा। अमेरिका का आर्गुमेंट ये था कि क्योंकि चीन की सरकार और मिलिट्री अपनी प्राइवेट कंपनीज को पूरी तरह कंट्रोल करती है, इसीलिए चाइनीज कंपनीज को इस तरह के काम के लिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसके पीछे अमेरिका का बिजनेस इंटरेस्ट भी था, क्योंकि हाईवे के टूल्स की तरह इन इंटरनेट केबल्स को बिछाने वाली कंपनीज भी हायर बैंडविड्थ या दूसरी तरह की सर्विसेज के एक्सचेंज में यहाँ से ऐसा ही टूल कलेक्ट कर सकती है। यहाँ पर कुछ हद तक अमेरिका का ये इंटरेस्ट भी था कि अभी डेवलपिंग नेशंस में अगर चीन की जगह वो इन केबल्स को बिछाने का काम करे, तो उन्हें नए मार्केट्स का एक्सेस भी मिलेगा, और शायद वो भी उनकी जासूसी कर पाए, क्योंकि अमेरिका भी दूध का धुला हुआ तो नहीं है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह अमेरिका अपने ही सिटीजन्स पर जासूसी करने के लिए बदनाम है। पर अगर अमेरिका और चीन में से दुनिया को चॉइस दी जाए, तो अभी भी लोग अमेरिका को ही चुनेंगे, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक देश है और हर डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस होती है। 2016 से अभी तक गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने भी $2 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इन केबल नेटवर्क्स में की, और अगले 3 सालों में करीब $4 बिलियन इसमें और भी इन्वेस्ट किए जाएंगे। यही 3 कंपनीज क्योंकि दुनिया 2/3 बैंडविड्थ यूज के लिए भी जिम्मेदार है, इसीलिए उनका इस फील्ड में आना बस उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्हें थोड़ा और कंट्रोल दे देता है। इन सभी की वजह से भी चीन को अब साइडलाइन किया जाने लगा है। हम देख रहे हैं कि हवाई जैसी कंपनीज को जैसे पहले आसानी से कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते थे, अब वैसा होना कम हो गया है। सेक्शंस के डर के कारण चीन की 2 बड़ी कंपनीज हवाई और ग्लोबल मरीन ने अपने स्टैक्स एक जॉइंट वेंचर के तहत हैंगटोंग ग्रुप को दे दिए। हैंगटोंग ने इन्हें HMN यानी हवाई मरीन नेटवर्क्स कंपनी नाम के तहत अब रीब्रांड भी करा दिया है, लेकिन अभी भी उनकी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस समय HMN के पास सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और दोनों ही साउथ ईस्ट एशिया तक सीमित हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका इस बात को चीन को ग्लोबल स्टेज से खदेड़ने में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ है, क्योंकि अब HMN ग्रुप के पास सिर्फ दुनिया का 10% केबल नेटवर्क ही है, जो कि ASN जैसे फ्रेंच मैन्युफैक्चरर से भी कम है। लेकिन चीन ने भी हार नहीं मानी। उन्हें ये मालूम है कि अंडर सी केबल्स बिछाने में अब उनके देश को प्रेफर नहीं किया जा रहा है, और उसमें बहुत सख्त निगरानी भी रखी जाती है, जिस वजह से अब चीन ने रिपेयर वर्क पर फोकस करना शुरू कर दिया। इन केबल्स के ऑफलाइन जाने से कई देशों को हजारों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, जिस वजह से कोई भी प्रॉब्लम आने पर उस कंपनी को सबसे पहले कॉल किया जाता है जो अवेलेबल हो और जल्द से जल्द वहां पहुंच सके। और चीन ने अब अपने बिजनेस को इसी तरह लिफ्ट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि चीन अपने आसपास के इलाके में अमेरिकन और जापानीज केबल लाइंस पर भी काम करता हुआ नजर आता है, जहां से
फिर से इनके टैप होने की पॉसिबिलिटी खुलती है। 2022 में चाइनीज शिप्स ने कुछ केबल्स को रिपेयर करने का काम किया, जो कि AT&T, वेरिज़ोन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकन कंपनीज द्वारा कंट्रोल की जाती थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बाद बिना नाम लिए ये रिपोर्ट किया कि उनके मुताबिक कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स ने उनके टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक किया है। जाहिर सी बात है कि चीन ने अपने इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया है, पर अमेरिकन जानते हैं कि चीन ऐसा कर सकता है। इसी वजह से 2020 में ही उन्होंने क्लीन नेटवर्क इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसका प्लान था कि नई अमेरिकन केबल्स को चीन से जितना दूर हो सके उतना दूर बनाया जाए। इसके अलावा ये इनिशिएटिव चीन और अमेरिका के बीच किसी डायरेक्ट कनेक्शन को भी प्रोहिबिट करता है। इसका सीधा असर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि बाइफॉस्ट और ECHO सबमरीन केबल्स जो कि 2024 में ओपन होने वाली है, वो चाइनीज वाटर्स को पूरी तरह बाईपास करते हुए निकल रही है। इसके अलावा 2025 में कंप्लीट होने वाला 12,000 किलोमीटर लंबा एप्रिकॉट केबल प्रोजेक्ट जो फिलीपींस को इंडोनेशिया से कनेक्ट करेगा, वो भी चीन की टेरिटरी से नहीं गुजर रहा है। 2021 में वर्ल्ड बैंक ने भी गुआम को माइक्रोनेशिया से कनेक्ट करने वाला एक प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि चीन का HMN इसका कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाला था। और क्योंकि ये पैसिफिक नेशंस हैं, इसीलिए अमेरिका यहाँ पर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था। अब इस सेम रूट पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक नई केबल को फंड कर रहे हैं, जो 2250 किलोमीटर की होगी और $95 मिलियन की लागत से बनाई जाएगी। अब कई सारे ऐसे रेगुलेशंस भी बनाए जा रहे हैं जो इस तरह के वेंडर्स को तो ग्लोबल इंटरनेट इकोसिस्टम से ही बाहर कर देंगे, जिनके खिलाफ कोई गड़बड़ी का शक होगा। इसके साथ साथ अब गुआम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस ऐसे हब्स के रूप में इमर्ज कर रहे हैं जहां से ग्लोबल डेटा ट्रैफिक को रीरूट किया जा सकता है। चाइना और यूएस का टकराव हमें CME-V6 केबल के केस में भी नजर आया, जो सिंगापुर से लेकर पेरिस के बीच के कई देशों को आपस में जोड़ने वाली थी। पहले इस प्रोजेक्ट को भी HMN ही करने वाला था, क्योंकि उन्होंने $500 मिलियन की बिड की थी, जो कि आस्किंग प्राइस का सिर्फ 1/3 था। यानी कि ये तय था कि उन्हें ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा और इससे उनकी इंटरनेशनल इमेज भी दोबारा से सुधारी जा सकती थी। लेकिन फिर अमेरिका ने यहाँ पर इंटरफेयर किया और प्रोजेक्ट्स पर ही सेक्शंस लगाने की धमकी दे डाली, जिसके बाद ही प्रोजेक्ट सबकॉम दिया गया, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और कोल्ड वॉर के समय ये अमेरिकन मिलिट्री के साथ काम भी कर चुकी है। सबकॉम ही एक नए केबल प्रोजेक्ट को भी हैंडल करने वाली है, जो कि डिएगो गार्सिया तक एक नई केबल बिछाएगा, जहां पर एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड एंग्लो अमेरिकन नेवल बेस है। ये केबल वेस्ट एशियन ऑयल प्रोड्यूसर्स को ईस्ट एशियन ऑयल इंपोर्टर्स से कनेक्ट करने में भी मदद करेगी। और ये आइलैंड सिर्फ एक नेवल बेस नहीं, बल्कि 5 आइज के नाम से जाने जाने वाली US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इंटेलिजेंस सर्विस का एक मेजर पार्ट भी है, जो कि चीन पर नजर बनाए हुए है। चीन अब अपने प्रोजेक्ट्स में अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक ही सीमित होकर रह गया है। जैसे कि चाइना मोबाइल ने 2 अफ्रीकन केबल्स को यूरोप से जोड़ने का काम किया था। एक दूसरी चाइनीज फर्म चाइना यूनिकॉम ने हाल ही में एक 5800 किलोमीटर लंबी केबल में इन्वेस्ट किया है, जो ब्राजील को कैमरून से जोड़ती है और 2020 में ये केबल एक्टिव हो गई। हाल के सालों की बात की जाए तो सिर्फ एक ही मेजर चाइनीज केबल ऐसी है जो वेस्ट तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो पाई हो, और वो है पीस केबल, जो कि 2022 में लाइव हुई थी। और 12,000 किलोमीटर लंबी ये केबल सिंगापुर, केन्या, पाकिस्तान, फ्रांस, इजिप्ट और माल्टा जैसे कई देशों को कनेक्ट करती है। और इसे पूरी तरह HMN टेक ने बनाया है और फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनल अप्रूवल दिया था, क्योंकि वो भी अमेरिका के साथ 100% अलाइन होकर नहीं रहना चाहते। ये तो साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में ये केबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और ये भी मुमकिन है कि आने वाली वॉर्स में इन केबल्स को भी डैमेज करके एडवांटेज लेने की कोशिश की जाए। ऐसा ही कुछ 2023 की शुरुआत में हुआ, जब ताइवान द्वारा कंट्रोल्ड मात्सु आइलैंड में अचानक से इंटरनेट बंद हो गया। पता चला कि एक ही हफ्ते में 2 मेजर इंटरनेट केबल्स को काट दिया गया, और जाहिर सी बात है कि चीन पर शक गया, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर दिया। इंटरनेट केबल्स को लेकर अभी इंटरनेशनल लॉ भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, इसीलिए
आने वाले समय में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस लॉ को शेप देने में किन किन देशों का हाथ होगा। इसके साथ साथ दुनिया में एक और बहस चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर यूएस भी अपनी केबल्स का इस्तेमाल इंटेलिजेंस के लिए कर सकता है तो फिर चीन के ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि अभी तक चीन के ऊपर कोई भी इल्जाम प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका वर्ल्ड बैंक में अपनी पावर का इस्तेमाल करके चीन के प्रोजेक्ट्स को रोक रहा है और उनकी जगह अमेरिकन कंपनीज को ये प्रोजेक्ट्स दे रहा है। अगर भारत और चीन का झगड़ा न होता तो आपको क्या लगता है, क्या इस झगड़े में हमें ये नहीं लगता कि चीन के साथ नाइंसाफी हो रही है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।